What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ चीजें बताई थी। आज की क्लास में पहले बैलेंस शीट को समझ लो कि बैलेंस शीट क्या है, कैसे बनती है, उसमें क्या क्या ऑर्डर्स हम फॉलो करते हैं और कुछ फॉर्मूलाज भी हैं छोटे छोटे जो आपको इस क्लास में बता के कवर करूंगा, तो आपके बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या है, कैसे बनती है और क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। हाँ जी बेटा जी, आइए मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे आज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, हमने कुछ ऐसे अकाउंट्स देखे जो हमें प्रॉफिट्स के बारे में बताते थे, है ना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें किसके बारे में बताता था कि प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। अब वो प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली वो किसका है? बिजनेस का है, लेकिन बिजनेस कौन चला रहा है? ऑनर। तो अल्टीमेटली तो ऑनर को ही मिलेगा ना। अब हम बिजनेस में ये भी देखते हैं कि हमारी वेल्थ कितनी जनरेट हुई है, यानी नेट वर्थ कितनी है। तो अगर हमें नेट वर्थ देखनी हो, अगर हमें वेल्थ देखनी हो, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखाए उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ध्यान रखना बच्चों, बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं होती। बैलेंस शीट हमेशा एज एट होती है। एज एट का मतलब कि इस डेट पे, लेट सपोज 31 मार्च 2026 जो हमारा अब आएगा, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2025 में, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 26 में। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, ऐसा अगर लिखूं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 26 हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना बेटा, वो ऐसे बनते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन बैलेंस शीट बनती है एज एट। एज एट का मतलब बस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 31 मार्च पे मेरे पास कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज। तो जो स्टेटमेंट वेल्थ को रिफ्लेक्ट करे, जो स्टेटमेंट नेट वर्थ को रिफ्लेक्ट करे, जो स्टेटमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करे, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी कैसे, क्या फॉर्मेट होगा बच्चों? देखो, इस तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये एक अकाउंट नहीं है तो इसके अंदर कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? बस सिंपली लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे जाते हैं बेटा। ठीक है, अब एसेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एसेट्स हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। सर करंट एसेट जैसे जैसे कैश, जैसे बैंक, जैसे डेटर, जैसे स्टॉक, जैसे बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा, ये सारे बच्चों हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स में बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया एटसेट्रा। जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देने वाले एसेट्स हैं उनको हम बोल देते हैं नॉन करंट एसेट्स। जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स देते हैं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, राइट। और इसका हम टोटल कर दें तो ये आ जाता है बच्चों टोटल एसेट्स। ये क्या आ जाता है बेटा?
टोटल एसेट्स। तो बैलेंस शीट का जो राइट साइड होता है, इसको हम क्रेडिट साइड नहीं बोलते क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ राइट साइड, इसको मैंने बोल दिया कि ये एसेट साइड है। अब क्या सर एसेट इधर लिख सकता हूँ? इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या एक्सेप्ट करके चलते हैं कि एसेट इधर आएगा। ठीक है, जनरली हम ये मान के चलते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एसेट इधर ही आएंगे, क्योंकि अकाउंट नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है भाई। मैच ही तो करना है, तुम इधर एसेट लिख दो, इधर लायबिलिटी लिख दो, तब भी मैच हो जाएगा, बात तो एक ही है। लेकिन एक जनरली एक्सेप्टेंस क्या है कि हम इधर लिख के चलते हैं। तो हमारे पास एसेट दो प्रकार के हैं, करंट एसेट आ गया, उसके बाद नॉन करंट एसेट आ गया, जोड़ दो तो टोटल एसेट हो गया बेटा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती थी भाई? जो एसेट बनते हैं ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल करके बनते हैं। भाई एसेट आप जो भी खरीदोगे, इसमें से कोई भी एसेट है, या तो अपना पैसा लगाओगे या कोई लायबिलिटी से बनाओगे उस एसेट को। तो एसेट इज ईदर परचेज्ड बाय अपना खुद का पैसा यानी कैपिटल, या फिर हम बोरो करेंगे यानी कोई लायबिलिटी होगी। अब लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं सर? लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है। करंट लायबिलिटीज, सर करंट लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर, जैसे बीपी बिल्स पेबल, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं बेटा। सिमिलरली आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, सर नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज बच्चों जैसे हमारे बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, जो भी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज हैं वो सब नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास कैपिटल, उसके बाद हमारे पास कैपिटल, फिर हम इसका भी टोटल कर देते हैं, वो इधर का टोटल हो जाता है। ये जो कैपिटल होता है यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल में अगर साल के बीच में कोई नेट प्रॉफिट हुआ तो जोड़ देना, नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देना। वो तो डिपेंड करता है P&L पे, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लॉस है तो माइनस होगा। माइनस करना ड्रॉइंग्स, जो पैसा घर ले गए वो माइनस कर दो, फाइनल वैल्यू बाहर। तो ये जो कैपिटल है ये एडजस्टमेंट्स के बाद होती है। सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स? ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है, और ड्रॉइंग्स हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इधर करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर कैपिटल लिखते हैं। ऐसे ही करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और ये चीजें हमारी कंप्लीट। ऐसी बच्चों हमारी बैलेंस शीट दिखाई देती है, राइट। अब बच्चों मैंने इस बैलेंस शीट को एक ऑर्डर में बनाया है। किस ऑर्डर में बनाया है? पहले करंट लिखा है, फिर नॉन करंट लिखा है, करंट फिर नॉन करंट, और कैपिटल तो सबसे बाद में पे होता है। तो ये जो ऑर्डर मैंने बनाया ना, ये जो बैलेंस शीट का ऑर्डर मैंने बनाया, ये है बाबू ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम इसका रिवर्स कर दे, अगर उल्टा कर दूं मैं, पहले नॉन करंट एसेट फिर करंट एसेट, कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, इसको उल्टा कर दूं तो अगर इसका रिवर्स हो जाए, इसका रिवर्स उल्टा हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बोल दो, तुम्हारे से पूछेगा नहीं लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस इसका उल्टा हो जाता है। तो सर हमें क्या क्वेश्चन में दे सकता है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाओ या ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाओ? बिल्कुल दे सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बोलेगा तो ऐसे बनाना, ऑर्डर ऑफ परमानेंस बोलेगा तो उल्टा कर देना, यानी कि जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे, ऐसे कर देना। ठीक है सर, अगर साइलेंट हो फिर किस में बनाऊं? जो तेरा मन करे उसमें बना ले, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि लिक्विडिटी को फॉलो करो। प्रेफरेबल ऑर्डर ये होता है कि हम इसको फॉलो करके चलें। ठीक है बच्चों, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक होता है ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट, एक होता है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ग्रुपिंग का मतलब होता है बच्चों ग्रुप्स बनाना। जैसे करंट एसेट्स में मैंने ये सारे एसेट्स रखे, तो क्या करंट एसेट का ग्रुप ये है? नॉन करंट एसेट के ग्रुप में ये सारे एसेट्स रखे, करंट लायबिलिटीज में ये सारी लायबिलिटीज रखी, नॉन करंट लायबिलिटीज में ये सारी लायबिलिटीज रखी,
तो जब हम ग्रुप्स बनाते हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट, कि एसेट कौन से ग्रुप में आ रहा है, इसको बोला ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट। और किस ऑर्डर में बना रहा हूं, लिक्विडिटी में बना रहा हूं या परमानेंस में बना रहा हूं, इसको बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर ये देखना है कि कौन सा एसेट किधर आएगा, एसेट नॉन करंट है या करंट है, या लायबिलिटी नॉन करंट है या करंट है, तो इसको बोला मैंने ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट। और किस ऑर्डर में बना रहा हूं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है या ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, उसको बोल दिया मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो तुम्हारे से पूछ सकता है कि व्हाट इज ग्रुपिंग, व्हाट इज मार्शलिंग, प्रैक्टिकल थियरी में, बाकी कुछ नहीं है। तो बैलेंस शीट बच्चों हमेशा दोनों साइड मैच करेगी, ये बैलेंस शीट आपकी हमेशा मैच करेगी, दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होगा। अगर वो मैच नहीं कर रही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है आपने, कुछ ना कुछ गलत लिखा है। तो ऑलवेज रिमेंबर बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। बैलेंस शीट के बारे में जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट सारी बता दी मैंने आपको। डन हो गया बेटा? ओके। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें और है जो आपको और सीखनी है, वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। सर कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में? कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो तो जीपी आ जाता है। जीपी कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि COGS कैसे निकलता है। ठीक है, इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं, शॉर्ट में मैं COGS बोलता हूं। ठीक है, इसी तरीके से COGS का एक फॉर्मूला और है, वो क्या है? नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूंगा तो भी COGS आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बेटा ये आपके काम का है, एक फॉर्मूला ये आपके काम का है, एक फॉर्मूला ये आपके काम का है बच्चों, एक फॉर्मूला और आपके काम का है। कई बार क्वेश्चन में ना एडजस्टेड परचेजेस देके रखता है, एडजस्टेड परचेजेस। तो एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता बस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा ना ये, तो फिर तो ये COGS बन जाएगा। लेकिन कभी कभी सिर्फ एडजस्टेड परचेज देके रखता है, तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, ये आपको पता होना चाहिए। डन। अब कुछ एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया हुआ है सेल्स 12,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, जीपी बोल रहा है 20% ऑन सेल्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है 20%, आपको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नेट सेल्स निकालेंगे। हम बोलेंगे सर नेट सेल्स कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 12,20 माइनस 20, 12,20 माइनस 20 तो आ गया 12 लाख रुपए का सेल्स। 12 लाख रुपीस का बच्चों सेल्स आ गया। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है, सेल्स का 20% हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो जीपी विल बी सेल का 20%, यानी 2,40,000। 2,40,000 का हमारा जीपी आ गया।
2,40,000 का बच्चों हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपको बोलूं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई सेल्स कितनी थी, 12 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, तो 9,60,000 रुपीज का कॉस्ट आ गया। 9,60,000 रुपीज का बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपको कॉस्ट दे देगा, जीपी दे देगा, बोलेगा सेल निकालो, सेल दे देगा, जीपी दे देगा, बोलेगा कॉस्ट निकालो, कुछ भी दे सकता है। पहले तो आप ये लिखो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल हो गया। सबसे पहले हमने नेट सेल्स निकाली, फिर हमने जीपी निकाला, जीपी दिया हुआ था सेल का 20%, तो सेल का 20% करा, ये आया, फिर सेल में से प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट आ गया। सिंपल, हाँ सर बढ़िया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक 20,000, नेट परचेजेस 30,000, कैरेज इनवर्ड्स 5,000, फ्रेट 3,000, सैलरी 2,000, कैरेज आउटवर्ड 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। आपको बोल रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड जीपी इफ सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख। अगर सेल्स कितनी है, 1 लाख रुपए की है, तो आपको दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, सीओजीएस एंड जीपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीओजीएस निकालो। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सीओजीएस का फॉर्मूला है ना। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, सर ओपनिंग स्टॉक है 20,000, यहां पे रख दिया 20,000 का ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट परचेजेस, सर नेट परचेजेस है 30,000, यहां पे रख दिया नेट परचेजेस 30,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, अब यहां पे ध्यान से समझना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो फैक्ट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, इनवर्ड होगा, या कहीं ना कहीं रिलेटिंग टू परचेज होगा। तो देखो कैरेज इनवर्ड आएगा, हाँ सर, फ्रेट हाँ सर, सैलरी नहीं आएगा। सैलरी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऑफिस में आता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानते। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, हम इनवर्ड लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस ये हैं, 5 और 3 8, 8,000 ये हो गया। अब इसमें से माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, ये माइनस करेंगे। ये अगर मैं माइनस कर दूं तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 20 और 30 50, 58 माइनस 10 48, 48,000 रुपीज का बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। पहले तो 48,000 का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब सर मुझे निकालना है जीपी। जीपी कैसे निकलता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल्स कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपीज की, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कितना निकाला, 48,000 रुपीज। तो मेरा जो जीपी आया वो आ गया 52,000। देखो ऐसा जीपी कितना आ गया, 52,000। बढ़िया हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, जिसमें सीओजीएस आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, जीपी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, पूरा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सही है, लो इसका भी स्क्रीनशॉट। डन सर, ये भी बढ़िया हो गया। अब तुम्हें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 1 लाख, जीपी है 20% ऑफ सीओजीएस, जीपी बताओ और सेल्स बताओ। चलो भाई जल्दी जल्दी से फटाफट से
कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख का, जीपी 20% ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले तो जीपी निकाल लो, जीपी 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना? 1 लाख। तो 1 लाख का 20% विल बी 20,000। कितना हो गया? 20,000। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज मुझे 1 लाख की पड़ रही है, 20,000 में उस पर प्रॉफिट कमाऊंगा, तो कितने की बेचूंगा इसको? तो मैं लिखूंगा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS कितना था मेरा? 1 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 20,000। तो वैल्यू आ गई 120। सेल आ गई बच्चों मेरी 120 की। ठीक है, अब इसी के अंदर एक थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? COGS इज इक्वल टू 1 लाख। कॉस्ट तो है बच्चों 1 लाख रुपए, जीपी है 20% ऑन सेल्स। चलो जीपी बताओ और सेल्स बताओ। दिस इज सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सावधान इंडिया सवाल, बड़े ध्यान से करने वाला सवाल, गड़बड़ ना करना इसके अंदर। देखो इस बार मुझे कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट, अरे भाई अभी गिर जाता मैं यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट दिया हुआ था और जीपी 20% ऑफ कॉस्ट ही था। तो जो दिया हुआ है उसी पे परसेंटेज दिया हुआ था, आसान था। यहाँ ऐसा नहीं है, कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन जीपी कॉस्ट पे नहीं है, जीपी सेल पे है। जीपी किस पे है? सेल पे है बेटा। सर यहां तो गड़बड़ हो गई, मेरे पास तो सेल है ही नहीं, मेरे पास तो कॉस्ट है। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया, यहां पे फंस गया या नहीं फंस गए बच्चों? तो अब यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, एक टेबल है अपने पास, लिखो, आपको काम आएगा। अगर कोई भी परसेंटेज कॉस्ट पे x/y होता है और आपको वो सेल पे चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? x/x + y, ऐसे। ये तो पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई भी परसेंटेज सेल पे दिया हुआ है, x/y इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि परसेंटेज हमेशा ऐसे ही होता है, और आपको उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, तो वो होगा x/y - x। तो अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है तो ये फॉर्मूला चलेगा, सेल से कॉस्ट पे आना है तो ये फॉर्मूला चलेगा। अब देखो मेरे पास परसेंटेज सेल पे है, बट मेरा जो जीपी है सेल पे दिया हुआ है, मेरे पास सेल तो है नहीं, मेरे पास तो कॉस्ट है। तो अगर किसी तरीके से ये कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाए तो मजा आ जाए। सर कॉस्ट पे कन्वर्ट कैसे करूं? सेल से कॉस्ट, इधर लिखो, देखो 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल ऐसे लिख सकता हूं। ऑन सेल है ना, देखो ऑन सेल 20%, तो क्या मैं इसको 1/5 बोल सकता हूं? 1/5। अब इसको यहां पुट करो, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, 1/5 - 1, 1/4 ऑन कॉस्ट आ गया बेटा, खत्म। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अगर 20% ऑन सेल है, यानी 1/5 ऑन सेल है अगर ये, तो इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। सिंपल, 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना? 1 लाख रुपया, 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, देखो खत्म। सर इतना सिंपल? बिल्कुल सिंपल, कोई एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, जीपी कितना आ गया? 1/4 ऑफ 1 लाख, ये आ गया। अब देखो सेल कितनी आ जाएगी? सेल आ जाएगी सर 1 लाख प्लस 25,000, 125 की सेल आ गई। अब अगर तुम्हें वेरीफाई भी करना हो ना बच्चों, तो अब तो सेल पता चल गई, जीपी 20% ऑफ सेल था, तो 125 का 20% कितना आएगा? 125 का 20% वही आ जाएगा 25,000। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देखो आ गया ना, सिंपल। हाँ सर ये तो बढ़िया था, है ना। तो कभी कन्वर्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हो, सर ये तो कॉस्ट से सेल था, अब एक आधा कोई सेल से कॉस्ट का भी बता दो। हाँ बिल्कुल बताता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल सेल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 1 लाख और जीपी दे रहा है आपको 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो अब कैसे निकलेगा? मुझे सेल दिया हुआ है, जीपी कॉस्ट पे है, तो मुझे फिर से, अब जीपी कॉस्ट पे है, मुझे तो सेल पे चाहिए, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे 25% यहाँ पे पुट करो, कॉस्ट पे 25%, 1/4।
अब इसको सेल पे लाना है तो वैल्यू पुट करो, x का 1, y का 4, 1/5 ऑन सेल आ गया, सिंपल। तो जीपी विल बी 1/5 इंटू 1 लाख, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 20,000 मेरा जीपी आ गया। अब अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो कॉस्ट कैसे निकलता है, सेल माइनस जीपी। सेल था 1 लाख का, जीपी हुआ 20,000 का, तो कॉस्ट मेरा 80,000 रुपये है। देखो अगर वेरीफाई करना हो तो जीपी 25% ऑन कॉस्ट था, तो 80,000 का 25% विल बी अगेन 20,000। आ गया बेटा, परफेक्ट आया ना। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको कॉस्ट से सेल पे जाना है तो ऐसा फॉर्मूला, और सेल से कॉस्ट पे आना है तो ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। इसकी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा अगली क्लास में। अब मैंने इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे एक टेबल बनाई हुई है जिससे आपके 99% क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। 1% नहीं होंगे तो तुम्हें ये कन्वर्ट करना आता है, मैंने सिखा दिया, लेकिन 99% क्वेश्चंस के लिए एक टेबल है जो अपने पास लिख लो, नंबर 3 करके, परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑन सेल्स। ये टेबल याद रख लेना, तुम्हारा मेजॉरिटी काम हो जाएगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा। कोई भी परसेंटेज बच्चों अगर 100%, 50%, 33.33%, 25% या 20% ऑन कॉस्ट है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे, तो ये सेल पे कितना होता है 50, ये कितना होता है 33.33, ये कितना होता है 25, ये कितना होता है 20, ये कितना होता है 16.66, ठीक है। इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/2, इसको मैं 1/3, इसको मैं 1/4, इसको मैं 1/5। ऐसे ही ये है 1/2, ये है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये याद करने में आसान है, 100, 50, 33, 25, 20, और फिर इधर 50 से शुरू हो जाओ, 50, 33, 25, 20 और 16.66। तो जैसे अभी हमारा कॉस्ट पे 25 था तो सेल पे देखो 20 आया था, है ना। तो ये रिवर्स चलते हैं, कॉस्ट पे 100% है तो सेल पे 50%, कॉस्ट पे 50 तो सेल पे 33.33, कॉस्ट पे 33 तो सेल पे इतना, समझे। ओके, अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कॉस्ट 1 लाख और जीपी दिया हुआ है आपको, कितना कितना जीपी दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है सपोज 33.33% ऑन सेल। अब मेरे पास कॉस्ट है तो मैं देखूंगा 33% ऑन सेल है ना, तो कॉस्ट पे 50% होगा, तो मैं इसको 50% लगा दूंगा, खत्म। ये है पार्ट ए। ऐसे ही अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि ये है 20% ऑन सेल, तो देखो अगर 20% ऑन सेल तो कॉस्ट का 25%, इस पे 25% लगा दूंगा। तो एक तो आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, इन दो के आंसर बताओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, सेल दिया हुआ है 1,50,000, जीपी है 50% ऑन कॉस्ट, पहला। दूसरा, जीपी है 33% ऑन कॉस्ट, 33.33 है ये, ठीक है। अब ये आपको मुझे 4 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, यहां से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। इसके आंसर बताओ, यहां से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीके से आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पूरा खत्म हो जाएगा नालायकों। ओके, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अभी के लिए इतना ही, बताना मुझे आज वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।